दोस्तों, मैं पायलट मनोज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद पायलट मनोज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 बेसिक इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लाइन्स या रेखा है। उसके बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन जो बंदा नया है, जिन्होंने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने अभी तक मेरा जो बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर जाके उनको देखें, ताकि आपको स्टार्टिंग से कुछ समझ में आए और उसके बाद आप चैप्टर 3 को पढ़ें, ताकि आपको जो सारी चीज़ें हैं लोको पायलट के एग्ज़ाम में आने वाली वो एकदम आपको समझ में आए। तो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 रेखाएं। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 और कोशिश करेंगे कि इसको जितना हो सके उसको आज अपन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यार ड्यूटी पे जाता हूँ, टाइम बहुत कम मिल पाता है वीडियो बनाने का। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 3। तो दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो रेखाएं होती है वो अलग अलग तरह की होती है ना। हर रेखा का अलग अलग नाम होगा, हर रेखा की अलग डेफिनेशन होगी, हर रेखा का काम अलग होगा और हर रेखा की जो स्पेसिफिकेशन है, जो उसकी विशेषता है वो अलग होगी। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके लिए अपन को एक तो उसकी पेंसिल के बारे में क्या पता होना चाहिए, उसकी वो कितनी गहरी है, कितनी लाइट चलती है, उसके बारे में अपन को पता करना होता है। जो पेंसिल लाइट चलेगी उसके बारे में उसकी अलग नाम होगा, जो पेंसिल गहरी चलेगी उसका काम अलग होगा, है ना। तो लाइन थिकनेस है वो क्या होती है, जो ड्राइंग की मोटाई के अनुसार अपन को क्या होता है, पेंसिल का चयन करना होता है। और जो ड्राइंग पेंसिल होती है वो 2 भागों में विभाजित होती है। ड्राइंग पेंसिल 2 भागों में विभाजित, एक तो फिनिश ड्राइंग लाइन बनाने के लिए और एक कंस्ट्रक्शन लाइन। जो फिनिश ड्राइंग लाइन होती है वो एकदम गहरी होती है, जबकि कंस्ट्रक्शन लाइन होती है वो एकदम आपकी पतली होती है। जबकि वो क्या होती है, आपकी जो फिनिश लाइन होती है ना, उसके कंपैरिजन में बहुत लाइट होती है, यानी नगण्य मान लो उसका ना। और फिनिश ड्राइंग में जो ड्राइंग होती है आपकी, उसमें फिनिश लाइन बनाते हैं वो एकदम गहरी और साफ़ सुथरी होती है ना। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, रेखाएं क्या होती है, जो आपका रेखाओं का मतलब क्या होता है, जो अपन एक ये बिंदु बनाते हैं, आपका ये बिंदु होता है आपका, इस बिंदु से एक बिंदु पथ का निर्माण होगा। इन बिंदु को अपन मिलाएंगे, ये एक बिंदु पथ का निर्माण होगा। तो इस बिंदु पथ को अपन क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। ठीक है, रेखा आपकी कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है, एक तो सीधी रेखा और एक वक्र रेखा। अब मैंने यहाँ 2 डायग्राम बना रखे हैं सीधी रेखा के, है ना। सीधी रेखा का मतलब क्या होता है, जो एक ही दिशा में, जो बिंदु पथ एक ही दिशा में आपका गति करता है उसे अपन क्या कहेंगे, सीधी रेखा। ठीक है, सारी डेफिनेशन आपको लिखी हुई है, आप देख लेना, मैं बस आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये 2 आपके लिए डायग्राम बना रखे हैं। पहला डायग्राम है अनिश्चित लंबाई का और दूसरा है निश्चित लंबाई। देखो, अनिश्चित लंबाई में मैंने साइड में ये साइड में डायमेंशन लाइन नहीं बना रखी है ना, सेक्शन, ये आपकी जो ये लाइन होती है ना, ये साइड में मैंने, जैसे निश्चित लाइन में एक ये लाइन और ये लाइन, 2 लाइन बना रखी है, और इसमें कोई भी लाइन नहीं बना रखी है। यानी मैं इस लाइन को इधर भी खींच सकता हूँ, इस लाइन को इधर भी लंबी बढ़ा सकता हूँ। मतलब ये अनिश्चित लंबाई की रेखा हो गई। जबकि मैंने यहाँ इस लाइन का मैं आगे यूज़ बताऊंगा, इसका नाम क्या है क्या नहीं, क्योंकि अगर सारी बातें मैं इधर ही बता दूंगा तो इस लाइन का मतलब आप आगे क्या समझोगे ना। तो इस लाइन की वजह से इस लाइन की क्या हो गई, ये 2 लाइनें मैंने इस लाइन के आगे खींच दी तो इसकी लंबाई क्या हो गई, फिक्स हो गई। मान लो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई फिक्स हो गई, जबकि इसकी लंबाई फिक्स नहीं है। तो ये अनिश्चित लंबाई की रेखा हो गई और निश्चित लंबाई की रेखा हो गई। अब सीधी रेखा भी 3 प्रकार की होती है, एक तो होती है क्षैतिज रेखा, एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा और एक होती है तिर्यक रेखा। ठीक है दोस्तों, देखो यार, आप देखेंगे टाइपिंग मिस्टेक है, जो भी लिखा हुआ है पीछे ये रेखा है, इसका मतलब क्या है, रेखा है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक का आप ध्यान रखना, मैं जो बोलूँ वो आप ध्यान रखना, है ना। तो सीधी रेखा का, जो आपकी सीधी रेखा है वो 3 प्रकार की होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड या ऑब्लिक लाइन, है ना। तो क्षैतिज रेखा क्या होती है, जब एक तल के समांतर जो रेखा बनती है उसे अपन क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। जैसे मैंने यहाँ एक पॉन्ड बना रखा है, पॉन्ड में जल की धारा का एक बना रखा है डायग्राम। तो जल की धारा से ये निर्मित हुई है, ये रेखा कौन सी हो गई, स्थिर जल की रेखा, यानी स्थिर जल की सतह। तो ये कौन सी हो गई, क्षैतिज रेखा आपकी, क्षैतिज रेखा। ठीक है, बात करते हैं ऊर्ध्वाधर। देखो, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है, जब क्षैतिज रेखा के लंबवत एक रेखा खींची जाती है
लंबवत रेखा खींची जाती है तो उस अपन क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। जैसे ये आपकी क्षैतिज रेखा है, इसके लंबवत मैंने ये रेखा खींच दी, तो ये कौन सी, ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन है, ठीक है। जबकि त्रिक रेखा क्या होती है, त्रिक रेखा ना तो क्षैतिज होगी और ना ही ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, यानी ना ही हॉरिजॉन्टल होगी ना ही वर्टिकल। ये मैंने देखो त्रिक रेखा का डायग्राम बना रखा है, तो वो क्या होगी उसकी, वो ना तो ऊर्ध्वाधर होगी ना ही क्षैतिज होगी, तो उस रेखा को अपन क्या कहेंगे, त्रिक रेखा यानी तिरछी रेखा। त्रिक यानी तिरछी रेखा, इंक्लाइन रेखा या ऑब्लिक रेखा, कुछ भी नाम कह सकते हैं ना। अब आती है वक्र रेखा यानी कर्व रेखा। देखो वक्र रेखा होती है, उसका कोई पथ है ना फिक्स नहीं होता है, वो किसी भी पथ में गमन कर सकती है यानी गति कर सकती है ना। वो क्या होती है, विभिन्न दिशाओं में गति करती रहती है, तो वो कौन सी हो गई आपकी वक्र रेखा। अब वक्र रेखा के साथ कोई भी कोण नहीं होता है, इसका कोई, इस रेखा का कोई कोण नहीं होता है। ये लाइन आप याद रखना, किस रेखा का कोई कोण नहीं होता है, वक्र रेखा का कोई कोण नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रकार की रेखा, देखो मैंने यहाँ दो डायग्राम बना रखे हैं, दो सीधी रेखा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जबकि दो वक्र रेखा वो भी एक दूसरे के समांतर है ना। तो ऐसी रेखा है जो एक दूसरे के समांतर हो लेकिन वो कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करते, तो वे रेखा कौन सी होती है, समांतर रेखा है ना। तो ये रेखा सीधी भी हो सकती है और वक्र रेखा भी हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लंबवत रेखा, देखो लंबवत रेखा का आपको मैंने बता दिया कि भाई अगर एक रेफरेंस लाइन के लंबवत अपन एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई है, जैसे ये एक रेफरेंस लाइन है, इसके अपन परपेंडिकुलर लंबवत एक लाइन खींची जाती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंबवत रेखा ही कहते हैं। लंबवत रेखा की एक विशेषता होती है कि वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेखाओं का वर्गीकरण, देखो रेखाएं कितनी प्रकार की होती है इसके बारे में अब डिटेल में चर्चा करेंगे। पहली रेखा आती है आपकी वस्तु रेखा यानी ऑब्जेक्ट लाइन। अब ऑब्जेक्ट लाइन क्या होती है, वो ए प्रकार की रेखा होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। वस्तु रेखा, ऑब्जेक्ट लाइन क्या होती है, ए प्रकार की रेखा, है ना। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट, मैंने देखो 3 डायग्राम बना रखे, 1 2 और 3। अब देखो तीनों की बाहरी सतह क्या हो गई है, जो लाइन बनाई हुई ये क्या हो गई आपकी ऑब्जेक्ट रेखा, यानी जिस लाइन जो बाहरी सतह है जिससे ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, वो लाइन क्या हो गई आपकी ऑब्जेक्ट रेखा, है ना। यानी जिस ऑब्जेक्ट की बाहरी सीमाओं को दर्शाया जाता है वो आपकी क्या हो गई ऑब्जेक्ट रेखा यानी वस्तु रेखा, ठीक है। ये हमेशा क्या होगी आपकी गहरे रंग में प्रदर्शित होगी, यानी गहरे रंग से इसको अपन बनाएंगे, ठीक है। इससे अपन दूसरा नाम दे सकते हैं, आउटलाइन रेखा भी कह सकते हैं। और ये प्राय कैसी होती, मोटी होती है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा विशेष है नहीं समझाने लायक। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको नोट्स बनाने हैं और वैसा ही वैसा एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आती है निर्माण रेखा यानी कंस्ट्रक्शन लाइन, ये आपकी होती है B1 प्रकार की। ये वर्ड आपको हमेशा याद रखने हैं। जैसे ऑब्जेक्ट लाइन क्या होती है ए प्रकार की रेखा, तो कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है B1 प्रकार की रेखा। तो इस प्रकार की इस रेखा का प्रयोग वस्तु की प्रारंभिक रचना करते समय किया जाता है, यानी वस्तु का अपन क्या जो स्टार्टिंग डायग्राम होता है ना, प्रारंभिक रचना यानी स्टार्टिंग अपन करते हैं, तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है कंस्ट्रक्शन लाइन का, ठीक है। इस रेखा का उपयोग अपन शैक्षणिक भाग में भी किया जाता है। अब शैक्षणिक भाग क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, है ना। अब देखो एक डायग्राम है और यहाँ 2 सर्कल बना रखे हैं ना। अब सर्कल में मैंने एक तो डॉटेड लाइन ये बना रखी है, एक डॉटेड लाइन ये बना रखी है ना। तो ये दोनों देखो कैसी है, ये दोनों आपकी कैसे वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन यानी सीधी, जबकि ये कैसी ऑब्लिक यानी तिर्यक कंस्ट्रक्शन लाइन। ये किससे, इस सर्कल के सेंटर से होकर गुजर रही है ना। तो ये आपकी हमेशा कंस्ट्रक्शन लाइन कैसी होगी, डॉटेड फॉर्म में होगी, है ना। हमेशा कंस्ट्रक्शन लाइन कैसे होगी, डॉटेड फॉर्म में होगी। अब आपको पूछ लेगा इनमें से कंस्ट्रक्शन लाइन कौन सी है, जैसे A B C और D 4 ऑप्शन दे देंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन कौन सी है, तो डॉटेड फॉर्म में होगी, वो आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन होगी, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं विमा रेखा या डायमेंशन रेखा। ये कैसी होती है आपकी B प्रकार की रेखा, B2 प्रकार की रेखा, है ना। कंस्ट्रक्शन लाइन B1 और डायमेंशन लाइन B2 प्रकार की रेखा। अब देखो मैंने एक डायग्राम बना रखा है। डायग्राम जो ये वाली रेखा है ये हो गई आपकी वस्तु रेखा, बार वाली हमेशा गहरी होती है वस्तु रेखा। ये अभी मैंने पढ़ाई नहीं, जो लाल वाली रेखा बनाई रखी ये नहीं पढ़ाई। जबकि ये आपकी पिंक कलर की रेखा वो आपकी क्या हो गई, आपकी डायमेंशन लाइन, आपकी क्या हो गई डायमेंशन लाइन। तो इस प्रकार की रेखा का उपयोग माप दर्शाने के लिए उपयोग में किया जाता है ना। वस्तु की इंटेंसिटी से ये कम होती है, जैसे ये ऑब्जेक्ट लाइन है, इस लाइन की तुलना में ये थोड़ी
हल्की होगी। क्या होगी? हल्की होगी, है ना। इस रेखा की जो इंटेंसिटी होगी, यानी इस रेखा को अपन खींचेंगे एकदम हल्के तरीके में। किसकी तुलना में होगी ये हल्की? वस्तु रेखा की तुलना में ये हल्की होगी डायमेंशन लाइन, ठीक है। और ये रेखा, इस रेखा के ऊपर ही हमेशा माप को लिखा जाएगा। जैसे मैंने देखो ये रेखा बना रखी है और इसके ऊपर माप लिखी है, ना इसके बीच में होगी ना इसके बाहर होगी, ना इसके ऊपर लिखी जाएगी माप, ठीक है। ये विमा बीच में से कहीं खंडित नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने तो ये मतलब टाइपिंग से बनाया है, इस वजह से थोड़ा ये बीच में से खंडित दिख रही है ना, जबकि एकदम टच एज है ना, एकदम प्लेन लाइन, सीधी लाइन है ना, ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये याद रखना, आपका मैंने नोट लगा के रखा है कि डायमेंशन लाइन होगी वो 5 से 8 mm दूरी पर वस्तु से 5 से 8 mm दूरी पर ऊंचाई पर होगी, ठीक है। 5 से 8 mm दूरी की ऊंचाई पर होगी। ऐसे नहीं बना देना आप कि भाई ये वस्तु लाइन हो गई, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगी। ये ऐसे मैंने बनाई, ये मान लो ये 5 से 8 mm की जगह छोड़ रखी है मैंने, जो ये लंबाई है 5 से 8 mm की, इनके बीच में जगह छोड़ रखी है। आगे बढ़ते हैं। फिर आती है आपकी विस्तार रेखा यानी एक्सटेंशन लाइन। अब आ गई आपकी एक्सटेंशन लाइन। अब एक्सटेंशन लाइन का प्रयोग अपन क्यों करते हैं कि एक्सटेंशन लाइन का प्रयोग क्यों करते हैं अपन? एक्सटेंशन लाइन का प्रयोग जो अपन की डायमेंशन लाइन होती है ना, जो डायमेंशन लाइन होती है उसके साथ किया जाता है एक्सटेंशन लाइन का प्रयोग, है ना। ये इसका सबसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो एक्सटेंशन लाइन अपन खींचते हैं ना, ये क्या होनी चाहिए, जो विमा होते हैं ना डायमेंशन लाइन, उसको कट ना करें। जैसे ये देखो मैंने यहाँ ये लाइन है ना, इसको कट नहीं कर रही है, नहीं कर रही ना, बस इसको टच कर रही है, कट नहीं कर रही। तो ध्यान रखना, कभी भी पूछ ले भाई एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइन को कट कर सकती है, तो कभी नहीं करते। एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइन को कभी कट नहीं करती। और ये हमेशा वस्तु रेखा से क्या 2 mm की ऊंचाई पर, देखो ये 2 mm है, इसकी ऊंचाई पर एक्सटेंशन लाइन को खींचा जाता है, जबकि ये 5 से 8 mm की ऊंचाई पर खींची जाती है डायमेंशन लाइन। मैंने बताया 5 से 8 mm, जबकि जो एक्सटेंशन लाइन है वो 0.2 mm से 0.3 mm की ऊंचाई पर खींची जाती है, ठीक है। मतलब थिक लाइन होती है, कंटिन्यूस लाइन होती है 0.2 mm से जबकि जो ये ऊंचाई होती है ना, ये 2 mm की होती है, ठीक है। 2 mm का स्थान छोड़ के अपन खींचते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। फिर होती है लीडर लाइन। देखो लीडर लाइन का अपन प्रयोग केवल जो सर्कल होता है उसके रेडियस या सेंटर को दर्शाने के लिए किया जाता है। देखो ये रही, ये लीडर लाइन है आपकी, जो मैंने ये बना रखी, ये आपकी लीडर लाइन है। तो ये हमेशा सर्कल के सेंटर या त्रिज्या या व्यास की विमाओं को दर्शाने के लिए उपयोग में की जाती है। ये देखो मैंने डायमेंशन लाइन का अलग बना रखा है, ये एक्सटेंशन लाइन अलग बना रखी है, विस्तार लाइन, है ना। तो इस डायग्राम से आप सारी लाइनों को आराम से समझ सकते हैं। मैंने बनाया आपके लिए, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें मैंने कहाँ कौन सी लाइनें बनाई है, किस तरह से उनको नामांकन किया, उनको किस तरह से मैंने डिस्क्राइब किया। आप आराम से, आप जैसे जैसे मैंने ये नोट्स तैयार किए वैसे आप नोट्स अपनी बुक में नोट्स तैयार कर सकते हैं। पूरा मैंने डिटेल में इसलिए ये वीडियो बनाया ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। लेडर लाइन आपको समझ में आ गया होगा, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है लेडर लाइन का प्रयोग किया जाता है तो सर्कल के रेडियस को दर्शाने के लिए, इसके अलावा लेडर लाइन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आती है सेक्शनिंग लाइन। तो सेक्शनिंग लाइन कैसी होती है? B5 प्रकार की होती है सेक्शनिंग लाइन, और लीडर लाइन B4 प्रकार की होती है, ध्यान रखना है ना। सेक्शनिंग लाइन क्या होती है? B5 प्रकार की होती है। अब सेक्शनिंग लाइन में क्या होता है, ये जो आप बना रहे हो ना, ये तिरछी बनेगी सेक्शनिंग लाइन, जिसको अपन हैच लाइन कह सकते हैं। सेक्शनिंग लाइन का दूसरा नाम क्या है? हैच लाइन। और ये हमेशा कौन सा 45 डिग्री एंगल पर बनाई जाती है। ये रेखा है क्या 45 डिग्री एंगल पर बनाई है। जैसे कोई पीस है, वर्क पीस है, जिसमें मैंने सेक्शनिंग लाइन खींची है, तो ये 45 डिग्री के, जैसे ये देखो ये सेक्शनिंग लाइन खींची हुई ना, ये 45 डिग्री के एंगल पर खींची गई है सेक्शनिंग लाइन, ठीक है। हमेशा क्यों सेक्शनिंग लाइन खींची जाती है? क्योंकि किसी मशीन के कंपोनेंट होता है ना, उसके कटे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए, किसी मशीन होते हैं उसके कटे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए अपन सेक्शनिंग लाइन या हैचिंग लाइन का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर 45 डिग्री के एंगल पर इसको खींचा जाता है, जैसे मैंने बता दिया। और डायग्राम में भी आपको दिख रहा है 45 डिग्री के कैसी होती है, तिरछी होती है ना। आपस में इन रेखाओं के बीच में कितना अंतर होता है? 2 mm या 3 mm का अंतर होता है। 2 से 3 mm जगह छोड़कर खींची जाती है, ठीक है। और इस रेखा की मोटाई 0.7 से 0.4 mm तक हो सकती है या अधिक भी हो सकती है, ठीक है। इस रेखा को अपन हैचिंग लाइन से भी जान सकते हैं।
आई होप दोस्तों आपको रेखाओं के बारे में डिटेल में पढ़ने को मिल रहा है और आपको ये वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो लोको पायलट का एग्ज़ाम देना चाहता है उनके लिए तो ये वीडियो और भी अच्छा होने वाला है। तो आप ऐसे अगर आपके पास कोई ग्रुप है, आपका लोको पायलट का कोई ग्रुप है, आपके कोई दोस्त है जो एलपी की तैयारी कर रहा है, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। आगे बढ़ते हैं। फिर आती है शॉर्ट ब्रेक लाइन। ये होती है सी प्रकार की रेखा। ये 2 प्रकार की होती है। जो ब्रेक लाइन होती है 2 प्रकार की, एक तो लॉन्ग ब्रेक लाइन और एक शॉर्ट ब्रेक लाइन। जैसे मैंने ये बना रखा है ना, देखो एक डायग्राम बना रखा है, शॉर्ट ब्रेक लाइन और लॉन्ग ब्रेक लाइन। अब देखो जो मशीन के पुर्जे होते हैं ना, उसकी ड्राइंग को दिखाने के लिए, मशीन के पुर्जों की ड्राइंग को, यानी उसका कोई पुर्जा होगा उसका उस कुछ हिस्से को दर्शाने के लिए अपन क्या किस लाइन का प्रयोग करते हैं? शॉर्ट ब्रेक लाइन, है ना। शॉर्ट ब्रेक लाइन और लॉन्ग ब्रेक लाइन, जिस प्रकार का आपका ऑब्जेक्ट होगा उस प्रकार से अपन उस ऑब्जेक्ट की अपन जो लाइन है उस लाइन उस जैसा आपका ऑब्जेक्ट होगा ना, उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपन लाइन को प्रदर्शित करेंगे। और इसकी मोटाई क्या होगी? आपकी 0.4 से 0.5 mm तक होगी। इसको फ्री हैंड द्वारा भी खींची जानी है ना। फ्री हैंड यानी हाथ से भी डायरेक्ट अपन इसको खींच सकते हैं, जैसे ऐसे खींच सकते हैं और ऐसे खींच सकते हैं इसको, है ना। ये लॉन्ग ब्रेक हो गई, ये आपकी शॉर्ट ब्रेक हो गई, ठीक है। इसका प्रयोग ड्राइंग के छोटे भाग के खंड को दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये था आपके लिए एकदम छोटा सा वीडियो जिसमें आपको कंटेंट मिल रहा है करीब 2 घंटे का कंटेंट। अगर आप इसके नोट्स बनाने बैठोगे ना तो दोस्तों आपको करीब 2 घंटे लगेंगे, जबकि मैंने ये इतना सारा मटेरियल आपको केवल 15 से 20 मिनट के इस लेक्चर में आपको सारी चीज़ें बता दी। तो दोस्तों इसके आगे का पोर्शन अपन 1-2 दिन में कवर करके इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। इस चैप्टर का लगभग आधा पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। मैंने इस छोटे से लेक्चर में आपको करीब आधे से ज़्यादा आपको पोर्शन समझा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को मैं पूरा ही ख़त्म करने वाला हूँ। इसके बाद इस लेक्चर के अपन क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे ताकि आपके दिमाग में ये पूरा चैप्टर सेट हो जाए। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं इस चैप्टर में, इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा आपको समझ में आया, कौन सा नहीं आया। क्योंकि कमेंट करने से मेरा थोड़ा मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपके समझ में आती है कि नहीं आती है। तो दोस्तों, और जो बंदा नहीं आता है मेरे वीडियो को देखता है तो यार वो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करे, और अगर उसको फ़ायदा ना मिले तो वो वापस अनसब्सक्राइब भी कर सकता है। किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर मैं आपको कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करूँगा तो आप ऑटोमेटिकली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो दोस्तों जो भी, और हमारे जो नए सब्सक्राइबर है या जो पुराने सब्सक्राइबर है जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, वो जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि मैं वहाँ आपको और भी अच्छे से अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ, नोट्स प्रोवाइड करवा सकूँ। क्योंकि अभी तक जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें बहुत कम लोग जुड़े हैं, क्योंकि आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप को कहीं शेयर नहीं करते हैं, है ना। मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी हो गए हैं, लेकिन वो सब्सक्राइबर यार अगर मेरी हेल्प करेंगे तो मेरा चैनल और अच्छे से ग्रो करेगा, जिसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा आपको टाइम दे पाऊँगा, है ना। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे या मेरे चैनल को शेयर नहीं करेंगे या मेरे टेलीग्राम ग्रुप को शेयर नहीं करेंगे या इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा वीडियो वायरल कैसे होगा? हमारा वीडियो जो नए एलपी बनना चाहते हैं उनके पास कैसे जाएगा? आप लोग की है जो हमारे वीडियो को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं अकेला केवल बना के यूट्यूब पर अपलोड कर सकता हूं, लेकिन जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर है वही इन वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, मैं नहीं पहुंचा सकता। तो आपसे अनुरोध है कि यार आप एक बार शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और उनको बताएं कि चैनल के बारे में कैसा पढ़ाया जाता है, किस तरह से पढ़ाया जाता है। क्योंकि देखो चैनल भले ही छोटा है लेकिन यह कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करवाया जाता है, ये आप भी मानते हैं ना। तो दोस्तों, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो यार एक बार टेलीग्राम ग्रुप में आकर भी ज़रूर कमेंट करें सर अच्छा था कि नहीं था, है ना। टेलीग्राम ग्रुप में यार एक्टिव रहना चाहिए, और जो हमारे यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी आप लोग एक्टिव है। कुछ लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू कमेंट करते रहते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी पर भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इंस्टाग्राम आईडी पर भी हमें मैसेज करते हैं। तो अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलकर कि यार वो थोड़ा पढ़ने वाले लोग हैं, उन लोगों को सपोर्ट करना भी हमें अच्छा लगता है कि हाँ वास्तव में ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। जो बढ़ना नहीं चाहते उनको सपोर्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों,
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और कुछ भी अगर आपको दिक्कत आती है पढ़ने में या कोई कुछ चीज़ समझने में, तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो। मैंने थोड़ा काफ़ी आज बकवास कर दिया आपके सामने, तो बुरा मत मानना दोस्तों, और बने रहिए हमारे चैनल टॉक विद पायलट मनोज में। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को ओवर करेंगे, और उसके अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।